अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, यू आर वाचिंग जुरिस टेल एंड दिस इज़ मी कायनात फ़ातिमा। हमारी कॉपीराइट ऑर्डिनेंस की लेक्चर सीरीज़ जारी थी। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर 2 स्टार्ट किया था, तो आज हम उसी के रिमेनिंग सेक्शंस कवर करेंगे। हमने सेक्शन 13 तक कवर कर लिया था, आज हम सेक्शन 14 को देखेंगे। अच्छा, सेक्शन 14 को देखने से पहले हम इसकी मीनिंग देखते हैं। पहले ये जो असाइनमेंट ऑफ कॉपीराइट बोला जा रहा है, इसका मतलब क्या है। बेसिकली जब कॉपीराइट होल्डर जो ओनर होता है उन राइट्स का, वो अपने कुछ राइट्स या फिर कंप्लीट राइट्स अपने उस वर्क के ऊपर जो उसको मिले हुए हैं वो किसी और को ट्रांसफ़र कर दे। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं असाइनमेंट ऑफ कॉपीराइट। तो हमारे इस प्रोविज़न के अंदर इसके सब सेक्शन 1 के अंदर बताया जा रहा है, यहाँ पर एग्जिस्टिंग एंड फ्यूचर वर्क की बात हो रही है। एग्जिस्टिंग वर्क है, अब सबसे पहले हम फॉर एग्जांपल से समझते हैं। एडी एक राइटर है, उसने एक नावल लिखी है जुरिस टेल्स। ठीक है, अब वो नावल उसने लिख ली है, ठीक है, वो उसके ऊपर जो कॉपीराइट्स हैं वो एडी ओन करती है। अब वो जिसे चाहे उसको ट्रांसफ़र कर सकती है अपने राइट्स, ठीक है, असाइन कर सकती है उसके राइट्स। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन है कि अब एडी ने लिखनी है जुरिस टेल्स 2। ठीक है, अभी उसने लिखी नहीं है, अभी वो लिखना स्टार्ट करेगी या स्टार्ट कर चुकी है, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुई है। लेकिन वो उसी प्रोसेस के दौरान किसी और को कहती है कि मैं इसके राइट्स आपको ट्रांसफ़र कर देती हूँ। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, अब यहाँ पर फ्यूचर में वो प्रोड्यूस होगा। ठीक है, वो जो मटीरियल है वो फ्यूचर में प्रोड्यूस होगा। तो अब यहाँ पर ये वैलिड तो है, ठीक है, ये असाइनमेंट वैलिड तो है, लेकिन ये इन्फोर्स जब होगी जब वो जो वर्क है वो प्रोड्यूस हो चुका होगा। ठीक है, जब उस वर्क की प्रोडक्शन हो चुकी होगी जभी ये एक्टिवेट होंगे ये राइट्स, जब ये जो असाइनमेंट की गई है जब ही ये एक्टिवेट होगी, जब ये प्रोड्यूस हो चुका होगा। अब प्रोवाइडेड फर्दर डैट के अंदर हमें मज़ीद इससे रिलेटेड कुछ रूल्स बताए जा रहे हैं, जिसकी एक्सप्लेनेशन आप नेक्स्ट स्लाइड पर देख सकते हैं। इसको ब्रेक डाउन मैंने किया है। तो सबसे पहले इस प्रोविज़न के अंदर हमें बताया जा रहा है कि एक ऑथर जो बेसिकली ओनर है उन कॉपीराइट्स का, वो अपनी असाइनमेंट, उन राइट्स की असाइनमेंट सिर्फ 10 ईयर्स तक के लिए ही कर सकता है। ठीक है, 10 साल से ज़्यादा इसकी मुद्दत नहीं बढ़नी चाहिए। लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस हमारे पास मौजूद है कि अगर कुछ स्पेसिफिक एंटिटीज़ हैं जो इस प्रोविज़न के अंदर हमें बताई गई हैं, जैसे कोई गवर्नमेंटल एंटिटी, गवर्नमेंट है, ठीक है, ये एंटिटी है, एजुकेशनल कोई इंस्टीट्यूट है, या चैरिटेबल या रिलीजियस कोई इस तरह का इंस्टीट्यूट है, तो इनके साथ इनके यहाँ पर इन एंटिटीज़ को वो 10 साल से इजाफी मुद्दत के लिए भी ट्रांसफ़र कर सकता है। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन देयर एग्रीमेंट। ठीक है, यहाँ पर उनको अलाउ किया जा रहा है, एंटिटीज़ को दिया जा सकता है, लेकिन जो नॉर्मल एक पर्सन है, किसी नॉर्मल पर्सन को अगर असाइनमेंट की जा रही है इन कॉपीराइट्स की, तो वो 10 साल से ज़्यादा नहीं बढ़नी चाहिए। और जैसे ही वो 10 साल पूरे हो जाएंगे, वो राइट्स वापस से रिवर्ट हो जाएंगे, वापस से ओरिजिनल ओनर, जो ओरिजिनल ऑथर था, उसके पास उसके राइट्स वापस आ जाएंगे, भले वो क्लेम करे या ना करे। ठीक है, वो वापस ज़रूर आ जाएंगे। ठीक है, वो जो उसने एक टास्क, जो असाइनमेंट परफॉर्म की है उन राइट्स की, वो ऑटोमेटिकली रिवर्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर अगर वो फर्दर 10 ईयर से ज़्यादा वो बढ़ाना चाहता है इन कॉपीराइट की असाइनमेंट, तो अब ऑथर को वापस से रीअसाइन करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये अब वापस से ये जैसी रिवर्ट हो जाएगी असाइनमेंट, ऑथर के पास अगेन राइट आ जाएगा। वो चाहे तो दोबारा से उसको एक्सटेंड कर सकता है, लेकिन इसका एक न्यू दोबारा से प्रोसीजर स्टार्ट होगा। ठीक है, ये दोबारा से रीअसाइनमेंट शुरू होगी। अगर वो जो ऑथर था वो मर चुका है, ठीक है, तो ये राइट उसके रिप्रेजेंटेटिव्स के पास चला जाएगा। वो चाहे तो उस मुद्दत को बढ़ा सकते हैं, या चाहे तो किसी और को दे सकते हैं, उसी सेम पर्सन को नहीं दे सकते। ठीक है, उनकी मर्ज़ी हो, जिससे चाहे वो असाइन करें। अब लास्ट कंडीशन इस प्रोविज़न में हमें बताई जा रही है, वही जो अभी हमने देखा था, फ्यूचर असाइनमेंट से रिलेटेड, फ्यूचर वर्क से रिलेटेड। एक पर्सन है, उसने फ्यूचर वर्क को पहले ही असाइन कर दिया, अभी वो प्रोड्यूस नहीं हुआ, लेकिन ऑलरेडी उसकी असाइनमेंट कर दी गई है। अब अगर उस वर्क की पब्लिकेशन 3 साल के अंदर अंदर नहीं होती है, ठीक है, अनपब्लिश्ड वर्क है, उसकी 3 साल के अंदर अंदर नहीं होती है पब्लिकेशन, तो अब यहाँ पर वो जो असाइनमेंट ऑथर ने की थी वो कैंसिल हो जाएगी, वापस से ऑथर के पास आ जाएगी। अब 3 साल बाद अगर वो पब्लिकेशन करता है, तो अब दोबारा से उसने असाइनमेंट करनी पड़ेगी। सेक्शन 14 सब सेक्शन 2, अब ये बेसिकली कह रहा है कि अगर कोई ऑथर है वो किसी और को अपने कुछ स्पेसिफिक राइट्स ट्रांसफ़र असाइन कर देता है, तो अब यहाँ पर उस असाइनमेंट का ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि वो जो ओरिजिनल ऑथर है वो अपने राइट्स लूज़ कर देगा। अब यहाँ पर दोनों पार्टीज़ को एज अ ओनर
ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल सारा एक म्यूजिशियन है, उसने एक म्यूज़िक लिखा जिसका नाम है सनसेट मेलोडी, और इसने अपना ये म्यूज़िक जो है एक कंपनी, प्रोडक्शन कंपनी है, म्यूज़िक प्रोडक्शन कंपनी म्यूज़िक एक्स, उसको सेल आउट कर दिया, मतलब उसको असाइन कर दिया अपने कुछ राइट्स। ठीक है, अब यहाँ पर म्यूज़िक एक्स कंपनी के पास कुछ राइट्स आ गए हैं, जैसे रिप्रोडक्शन वगैरह से रिलेटेड। ठीक है, अब यहाँ पर उस सॉन्ग सनसेट मेलोडी के ऊपर दोनों के राइट्स हम लोग इमेजिन करेंगे। ठीक है, दोनों के राइट्स को हम कंसीडर करेंगे। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अगर उस ओरिजिनल ऑथर ने ट्रांसफ़र कर दिया तो उसने अपनी ओरिजिनलिटी खो दी, उसने अपना वो राइट खो दिया है। नहीं, दोनों के पास स्टिल सेम राइट्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे एक ही टाइम पर। नाउ सेक्शन 14(2)(a, अब यहाँ पर बेसिकली बताया जा रहा है अगर दोनों पार्टीज़ के दरमियान एम्बिगिटी आ जाए या दोनों पार्टीज़ को कोई हार्म पहुँच रहा हो उन प्रिंसिपल्स की वजह से जो डिसाइड की गई थी, तो अब यहाँ पर क्या होगा, अगर असाइनमेंट ऑफ कॉपीराइट्स के वजह से किसी एक पार्टी को भी कोई भी परेशानी या कोई भी हार्म पहुँच रहा है, तो अब वो 1 साल के अंदर अंदर, ठीक है, यहाँ पर 1 साल का वक्त दिया गया, अगर 1 साल से एक्सीड कर जाएगा तब उसके पास ये क्लेम ख़त्म हो जाएगा। तो 1 साल के अंदर अंदर वो बोर्ड के पास जाकर अपना क्लेम कर सकता है और अपने वो जो भी उसको मतलब मसाइल हैं, ठीक है, जो भी उसके ग्राउंड से वो पुट करेगा, एंड देन बोर्ड जो है वो फैसला करेगा। जो भी बोर्ड फैसला करेगा वो दोनों पार्टीज़ पर बाइंडिंग होगा और उनको फॉलो करना पड़ेगा। ये वही बोर्ड है जो सेक्शन 45 के अंदर कॉन्स्टिट्यूट हुआ होगा। ठीक है, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे सेक्शन 45 के अंदर। तो बस यहाँ पर शर्त ये है कि 1 साल के अंदर अंदर पार्टी अपना क्लेम ले जाए। ठीक है, जब वो उनका एग्रीमेंट साइन हो चुका है उस डेट से लेके अगले मतलब 1 साल तक का उनके पास टाइम है, उससे पहले पहले उन्होंने बोर्ड के पास जाना है। नाउ सेक्शन 14 सब सेक्शन 3, अब यहाँ पर बेसिकली फ्यूचर वर्क से रिलेटेड ही बात की जा रही है कि अगर असाइनर, बेसिकली असाइनर जो ओरिजिनल ऑथर है उसको बोला जाता है, और असाइनी उसको बोला जाता है जिसको कॉपीराइट्स ट्रांसफ़र किए जा रहे होते हैं, असाइन किए जा रहे होते हैं। तो यहाँ पर अगर वो फ्यूचर वर्क जो है एग्जिस्ट होने से पहले ही वो असाइनी जो है वो मर जाता है, तो अब यहाँ पर जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे उसके वो अब उन राइट्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स की तरफ वो राइट्स ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये सिंपल यही बताया गया है। सेक्शन 15 के अंदर यहाँ पर लीगैलिटी ऑफ असाइनमेंट के बारे में बताया जा रहा है कि असाइनमेंट जब ही होगी जब यहाँ पर 2 चीज़ें उस मैट करेंगी। ठीक है, सबसे पहली चीज़ कि असाइनमेंट अगर जब की जा रही है तो उसको रिटन फॉर्म में लिखा जाए। ठीक है, उस एग्रीमेंट को, जो असाइनमेंट का एग्रीमेंट है उसको राइट डाउन कर लिया जाए। ठीक है, एंड सेकेंड थिंग कि वहाँ पर सिग्नेचर होने लाजमी है। ठीक है, जो असाइनर है उसके सिग्नेचर होने लाजमी है, तभी उस असाइनमेंट को वैलिड माना जाएगा, वरना देयर इज़ नो क्लेम फॉर दैट असाइनमेंट। नाउ सेक्शन 16, यहाँ पर सिंपली बताया जा रहा है कि ओनर जो कॉपीराइट्स ओन कर रहा है उसके उन कॉपीराइट्स के ऊपर भी हेरिटेज वाले लॉस इम्पोज होंगे, एंड इवन वो अपने उन कॉपीराइट से रिलेटेड वसीयत भी कर सकता है। ठीक है, टेस्टर बेसिकली वसीयत करने वाले को कहा जाता है। वो चाहे तो अपनी उस विल के थ्रू अपने उन राइट्स को किसी पर्टिकुलर पर्सन को भी ट्रांसफ़र कर सकता है, और डेफिनेटली फिर उसकी डेथ के बाद उसकी जो राइट्स होंगे वो उसके ऑफस्प्रिंग्स के अंदर चले जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर बात की जा रही है वो वर्क की जो अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर वो वर्क पब्लिश नहीं हुआ है, तो क्या हम उस ऑथर को ओनर मानेंगे? तो इस प्रोविज़न के मुताबिक उसको ओनर माना जाएगा। ठीक है, जब उसकी डेथ हो चुकी है तो उसको अब ओनर माना जाएगा, भले वो वर्क पब्लिश हुआ हो या ना हुआ हो। तो डेफिनेटली जब वो ओनर है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स का उसके ऊपर हक आ जाता है। नाउ सेक्शन 17 सब सेक्शन 1, यहाँ पर बेसिकली बताया जा रहा है कि जो ओनर है, जो ऑथर है, वो अपने राइट्स को रिलिंक्विश भी कर सकता है। रिलिंक्विश का मतलब गिव अप। ठीक है, वो छोड़ सकता है अपने राइट्स को, लेकिन उसका एक प्रोसीजर है। अगर उसने अपने राइट्स को छोड़ना है तो वो रजिस्ट्रार को नोटिस भेजेगा कि, और उसमें बाकायदा क्लियरली लिखेगा कि मैं अपने राइट्स पर गिव अप करता हूँ। तो ये इसका प्रोसीजर उसको अपनाना पड़ेगा। अच्छा, तो बेसिकली एक ऑथर रिलिंक्विश करता क्यों है? वैसे ये पार्ट जो है हमारे प्रोविज़न से रिलेटेड नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज आई एम एडिंग दिस। होपफुली आपको मेरा पैटर्न समझ आ रहा होगा
इसके जो ये बोल्डेड जितना भी टेक्स्ट है ये सारा एक्सप्लेनेशन है, जबकि जो विदाउट बोल्ड जो सिंपल टेक्स्ट लिखा हुआ ये एक्चुअल वर्डिंग है एक्ट की। सो सिंपली यहाँ पर जो ऑथर है वो उसके डिफरेंट पर्पसेस हो सकते हैं। मे बी ये पॉसिबल है कि अब उसके पास डिफरेंट चैलेंजेस आ रहे हों, वो दूसरे प्रोजेक्ट उसने स्टार्ट कर दिया हो और एक साथ दोनों प्रोजेक्ट्स कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हो, या फिर वो चाहता हो कि ग्रेटर एक्सेस मिल जाए इस वर्क को, ताकि वो मतलब फैल सके उसका वर्क। तो तब भी जो ऑथर है वो उसको रिलिंक्विश कर देता है, सबको अलाउ कर देता है पब्लिक यूज़ के लिए, और कोई भी उसको यूज़ कर पा रहा होता है। या फिर अगर कोई प्रोजेक्ट कोई जॉइंट प्रोजेक्ट है, यहाँ पर को ऑनर्स हैं, ठीक है, तो वहाँ पर उसको आराम से एडमिनिस्ट्रेट किया जा सके तब कोई एक ऑनर रिलिंक्विश कर देता है, तो इस पर्पस के लिए भी रिलिंक्विश किया जाता है। जबकि अगर कमर्शियल कंसिडरेशन के मुताबिक अगर कोई पर्सन है, किसी ने कोई वर्क प्रोड्यूस किया, वो चाहता है इसको कमर्शियली यूज़ किया जाए ताकि ये लोगों तक फैल जाए, तो फिर जब भी वो रिलिंक्विश करता है। और भी बहुत सारे वेस हो सकते हैं जिसकी वजूहात हो सकती हैं जिसके लिए वो रिलिंक्विश करे अपने राइट्स को। जस्ट फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज ये मैंने पार्ट ऐड किया था। अब हम नेक्स्ट इसके सब सेक्शन पर चलते हैं। नाउ सेक्शन 17 सब सेक्शन 2। अब यहाँ पर सिंपली बताया जा रहा है कि जैसे ही रजिस्ट्रार उस नोटिस को रिसीव करेगा, ठीक है, जो पर्सन है वो अपना रिलिंक्विश कर रहा है और वो नोटिस भेज रहा है रजिस्ट्रार को रिलिंक्विश का, तो अब यहाँ पर रजिस्ट्रार उस नोटिस को पब्लिश कर थ्रू नोटिस वो पब्लिश करेगा ऑफिशियल गैजेट के थ्रू या फिर किसी और मैनर के थ्रू। बेसिकली यहाँ पर पर्पज़ क्या है, रजिस्ट्रार की यहाँ पर जॉब बताई जा रही है कि अगर कोई रिलिंक्विश कर रहा है वो ये बात पब्लिक तक पहुंचा दे। पब्लिक को पता होनी चाहिए कि ये जो वर्क है इसके ऊपर अब पब्लिक के राइट्स एक्टिवेट हो चुके हैं, ठीक है, अब ऑथर ने गिव अप कर दिया इन राइट्स को, अब ये पब्लिक यूज़ में आ चुके हैं। तो बेसिक इस सब सेक्शन का मकसद ये है। ओके, नाउ सेक्शन 17 सब क्लॉज सब सेक्शन 3। अब यहाँ पर बेसिकली बताया जा रहा है कि अगर किसी ऑथर ने ऑलरेडी पहले ही अपने उन राइट्स को किसी और को डेलीगेट किया हुआ था, असाइन किया हुआ था, तो अब क्या होगा, ठीक है, अब वो ओरिजिनल ऑथर तो अपने राइट्स को रिलिंक्विश कर रहा है, तो क्या उस दूसरे पर्सन जिसको उसने असाइन किए हुए थे राइट्स, उसके राइट्स को अफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पर इस सेक्शन का मकसद ये है कि भले वो ऑथर जो अपने राइट्स को रिलिंक्विश कर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिसको उसने इन राइट्स को डेलीगेट किया हुआ था, असाइन किया हुआ था, उसके राइट्स पे कुछ अफेक्ट पड़ेगा। उसके राइट्स वैसे के वैसे ही रहेंगे, बस वो जो जिस पर्सन ने रिलिंक्विश किया है उन राइट्स को, उसके राइट्स ख़त्म हो जाएंगे। सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको कोई भी बात समझ नहीं आई हो, चाहे वो पैटर्न से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हो, या चाहे वो किसी एग्जाम्पल से ही रिलेटेड क्यों ना हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। So thanks for watching this video. Allah Hafiz.